This is first time when I am going on the various apps of the mobile media, and the chapter is going to be chemical kinetics. I will deliver my lecture in all types of language which is possible to inherit you in many types of way, as in Bhojpuri, as in Hindi, as in English. हमारे कहने का मतलब ये है कि हम उन तरह भाषाओं में तरह तरह की भाषाओं में आपको समझाने की कोशिश करेंगे। सभी बच्चों से यह किया जा रहा है जिन भाषाओं में आप आसानी से विज्ञान को समझ सकें। ठीक है, हम लोग जो कल पढ़ रहे थे पीछे वाले लेक्चर में हम ये बताए थे बना जी। हाँ देखिए, ठीक है, एकदम सभी लोग सीरियस आ जाइए। पुरानी पॉइंट पर केमिकल काइनेटिक्स क्या थी? रसायन विज्ञान की वह शाखा थी जिसके अंतर्गत हम पढ़ रहे थे। सुनो ध्यान से सभी लोग, पुरानी बात फिर से बोल रहा, हम वह पढ़ रहे थे कि यह रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर हम अभिक्रिया की दर यानी रेट ऑफ रिएक्शन पढ़ते हैं। और बच्चों से ये बताए थे कि एक बात और याद रखना, हम इस अभिक्रिया दर को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में पढ़ते हैं। फैक्टर मीन्स क्या होता है? अभिक्रिया दर सही लिखना पड़ेगा। हम लोग क्या पढ़ चुके हैं? रेट ऑफ रिएक्शन। मैंने रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में यह एक स्पेशल बात बता दी। फिर से उस बात को एकदम स्टार्ट करते हुए हम आ जाएंगे फैक्टर्स को। आज हम लोगों को पढ़ना है फैक्टर। अभिक्रिया दर को, अभिक्रिया दर का मतलब कि रिएक्शन किस स्पीड से चल रही है। यही अभिक्रिया के प्रति एकांक समय में अभिकारक की खत्म हुई सांद्रता या उत्पाद की उत्पन्न हुई सांद्रता में क्या परिवर्तन हो रहा है, यही अभिक्रिया दर होता है। अभिक्रिया दर को कौन कौन कारक प्रभावित करते हैं, यह आज का हमारा लेक्चर है। आज हम लोग ये पढ़ेंगे कि अभिक्रिया दर तो दो प्रकार की थी। एक मैंने कहा था कि एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, एक बोला था इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन उसके लिए निकाला जाता जहां पर डेल्टा टी का मान थोड़ा समय अंतराल ज्यादा था, और इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन तब निकाला जा रहा था जहां समय का जो अंतराल था बहुत कम था। हम लोग जब भी आपको किसी को समझाना रहेगा तो आप पहली बात यही कहेंगे कि वह कहेंगे हमें रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में कुछ बताओ। तो तुम एक कॉमन रिएक्शन, कौन सी रिएक्शन है? जनरल रिएक्शन। इसको क्या कहेंगे? एक सामान्य अभिक्रिया में लिख सकता हूं, एक जनरल रिएक्शन में लिख दूंगा। सभी बच्चों को ए सबको मालूम था। सुनो, ये भी बताए थे कि जहां पर, सुनो ध्यान से सभी लोग, यह बता चुके हैं, फिर से वही बात बता रहे हैं, जहां पर ए स्मॉल बी स्मॉल सी स्मॉल डी ये सब अणुओं की संख्या है, मॉलिक्यूल्स की संख्या है या मोलों की संख्या है, लेकिन इनको केमिस्ट्री में कहा जाता है, जो आगे हम पढ़ेंगे, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट मतलब होता है गुणांक। और सुनो, इसका एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन लिखना। अभिक्रिया दर को हम लोगों ने ये सब पढ़ चुके हैं पहले से। आर बराबर अभिकारक चूंकि खत्म होते हैं और उत्पाद चूंकि पैदा होते हैं, तो जो खत्म होता है उसकी सांद्रता को हम निगेटिव से प्रदर्शित करते हैं। निगेटिव साइन यह बताता है कि कोई चीज खत्म हो रही है, और पॉजिटिव साइन मात्र यह बताता है कोई चीज क्या हो रही है, पैदा हो रही है। तो बताओ, इधर देखो ध्यान से सभी लोग, रिएक्शन जवन है उत्क्रमणीय है कि अनुत्क्रमणीय है? उत्क्रमणीय नहीं है, अनुत्क्रमणीय। उत्क्रमणीय रिएक्शन रहती तब तो रिएक्शन है तरह हो जाती। अनुत्क्रमणीय रिएक्शन जो एक दिशा में चल रही है। सुनो ध्यान से सभी लोग, जब रिएक्शन एक दिशा में चलती है तो पोंछ के साइड जो रहा अभिकारक पक्ष होता है, और जो उत्पाद के साइड राइट साइड में रहता है वह उत्पाद पक्ष होता है। तो बताओ खत्म कौन हो रहा है? अभिकारक। पैदा कौन हो रहा है? उत्पाद। तो सांद्रता में परिवर्तन हम ऐसे लिखेंगे, अभिक्रिया दर माइनस माइनस साइन यह इंगित करता है कि अभिकारक पक्ष खत्म हो रहा है। एक ही सांद्रता में परिवर्तन प्रति एकांक समय। और सॉरी, मैंने ये भी बताया था कि जो ये स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होते हैं इनका इनवर्स हो जाता है। इनवर्स माने उल्टा। फिर यह अभिक्रिया दर बी के साथ कैसे निर्भर कर रही है? आर के साथ, ए के साथ तो निर्भर करती है, बी के साथ कैसे कर रहा है? तो मैंने कहा था माइनस स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का इनवर्स करो, सांद्रता बी में परिवर्तन प्रति एकांक समय इक्वल टू सी के बारे में। अब यहाँ चूंकि उत्पाद पक्ष हो गया इसलिए साइन बदल जाएगा, प्लस साइन हो गया क्योंकि उत्पाद पैदा हो रहा है। फिर हम लिखेंगे 1/c
सी की सांद्रता में परिवर्तन प्रत्येकांक समय इक्वल टू प्लस 1/d सांद्रता में परिवर्तन प्रत्येकांक समय। यह क्या लिखा गया था? एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। ये क्या लिखा गया है? एवरेज, औसत। एवरेज माने क्या होता है? औसत अभिक्रिया दर। बड़े समय के औसत क्या निकाला जाता है? बड़े समय के लिए निकाला जाता है। और इंस्टेंटेनियस माने क्या होता है? तुरंत। 3 सेकंड में बतौले, फिर चौथे सेकंड में पूछ डाले, 5वें सेकंड में पूछ डाले, यानी अंतराल केवल 2 सेकंड का डाले। तो अगर इसी रिएक्शन को मैं कहता कि डिफरेंशियल रेट ऑफ रिएक्शन निकालो तो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन है। अगर मैं इसका डिफरेंशियल रेट ऑफ निकाल सकते इसको क्या कहता है? डीआर। इसको मिटा दे रही है औसत। डी आर बराबर, सभी बच्चे जानते हैं आगे क्या होगा? -1/a। यहाँ पे dl हो जाएगा अपन यहाँ dt, डिफरेंस ऑफ टाइम यानी डिफरेंशियल ऑफ टाइम, बहुत स्मॉल एकांक समय के लिए है। फिर वही पुरानी बात, dA यहाँ हो जाएगा dB अपन dt इक्वल टू +1/c dc अपन dt। दिख रहा है जी? इतनी बात चैप्टर नया चला, मैंने कहा था यह एकदम एलिमेंट्री स्टेप है, यह प्राथमिक चरण है केमिकल काइनेटिक्स का। क्या समझिएगा? जो बच्चे अभी तक नहीं पढ़े हैं इसके लिए फिर से एक लिंक दे देंगे, फिर से वो का नाम पुरानी बात पढ़ा देंगे कहीं पर। हम 2 बात बताए थे और इस पे 4-5 सवाल भी लगवाए थे, लगा था कि नहीं? और इसमें कुछ था नहीं। इसमें पैदा होने की दर, उत्पादों की या गायब होने की दर अभिकारक पक्ष की दी रहेगी तो अभिक्रिया दर पूछता है, या अभिक्रिया दर डायरेक्ट दे रही और क्या नाम गायब या पैदा होने की दर पूछता है। इस पे हम लोग तरह तरह के सवाल पढ़ चुके हैं। अब आज का क्या हमें पढ़ना है जी? सुनो, इतनी बात ध्यान से देख लीजिए सभी लोग। सबको समझ में आ गया था नहीं? बात एकदम ध्यान से देख लो, इसमें कुछ है नहीं। अगर तुमसे कोई कहेगा आर बताओ तो तुम इस फॉर्म में लिखोगे। आर का मतलब क्या है? एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन वो पूछ रहा हूं। सामान्यतः तुमसे पूछा क्या जाएगा? यही तुम्हारे बोर्ड की परीक्षाओं में किसके बारे में पूछा जाएगा? इसके। ये इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन है, बहुत छोटे समय के अंतराल के लिए है। तो ये दोनों बातें होंगी। अच्छा फिर से सुनिए, अब हम आज की बात शुरू कर रहे हैं। बताओ, केमिकल काइनेटिक्स यानी रासायनिक बलगति नाम का जो चैप्टर है वह विज्ञान की वह शाखा, पहले वाला लिखा गया, विज्ञान का वह शाखा जेकरे अंतर्गत हम अध्ययन करेंगे अभिक्रिया के वेग का। क्रिया दर। और क्रिया दर का मतलब कौन स्पीड से खत्म हो रही है, तो जिस स्पीड से खत्म हो रही है या धीरे धीरे हो रही है उसको प्रभावित कौन कर रहा है? प्रभावित करने वाले, उसको कारक, इफेक्ट करने वाले फैक्टर्स, कारक कौन कौन से हैं? तो कई ऐसे कारक हैं, कम से कम ऐसे 5-6 कारक हैं हम लोग पढ़ेंगे जो अभिक्रिया की दर को क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं। तो चलो ठीक है, हेडिंग सभी लोग डाल दो, बाकी लोग अभिक्रिया दर को प्रभावित करने वाले कारक। तुम नहीं, तुम मत लिखो आज, तुम मत लिखो, फिर तुम्हारी व्यवस्था हो रही है। देखो भाई, सीबीएसई वाले भी कुछ बच्चे जुटे हैं तो थोड़ा सा इंग्लिश भी हमें लिखना है। क्या कोई प्रॉब्लम हो क्या तुम लोगों को? नो सर। हाँ, तो थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा। हम किसी बात को हिंदी में तो लिखेंगे, इंग्लिश में भी लिखेंगे, और ये आपके लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक नहीं है, बहुत इजी मैटर है। अभिक्रिया दर को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर्स माने कारक, अफेक्टिंग माने प्रभावित करने, लिखा इसको प्रभावित कर रहा है रेट ऑफ रिएक्शन का लिखा जाला स्मॉल। ये है तुम्हारी हेडिंग, बना लो। पहला हेडिंग, इंग्लिश हिंदी हम लोग दोनों लिखेंगे। पहला है नेचर ऑफ रिएक्टेंट। तुम लोग नेचर ऑफ रिएक्टेंट, इसका मतलब अभिकारक का स्वभाव। नेचर मतलब क्या होता है? स्वभाव। अभिकारक का स्वभाव पहला कारक, बड़ा इंपॉर्टेंट कारक है। यह स्वभाव निर्धारित करी कि रेट ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया दर कम रहेगी कि ज्यादा रहेगी, कैसी रहेगी। कौन डिपेंड करेगा? नेचर। नेचर समझते हो ना? हाँ, मालिक नेचर। नेचर एनाटॉमिकल बात बताए तो यह मार्फोलॉजी, बाहर से नहीं दिखता है।
नेचर बाहर से, नेचर अंदर का समान है। किसी को ये नहीं मालूम है कि मैं दयालु हूँ कि नहीं हूँ, है क्या मालूम? नहीं, ये अंदर का मैटर है। लेकिन किसी को ये मालूम है कि मैं लंबा हूँ कि नहीं। तो मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी दो चीजें होती हैं। सुनो, बहुत सिंपल चीज है, ध्यान समझिए। नेचर ऑफ रिएक्टेंट, इसमें तो देखो पहले ऐसे कह देते हैं, हो सकता है, एकदम ध्यान समझिए, पहले समझना है बाद में लिखना है बच्चों। हो सकता है रिएक्टेंट होमोजीनस नेचर का हो, समांगी, सभी लोगों को सब कुछ पढ़ाया गया है। हो सकता है कि जौन अभिकारक जो रिएक्शन करे वाला के का हो, समांगी। समांगी माने समान अवस्था, यानी गैस से गैस टक्कर करती। और हो सकता है होमोजीनस ना हो, होमो का उल्टा हेट्रो होता है, हेट्रोजीनस हो तो हो गया विषमांगी। अब थोड़ा इसमें समझना, इसमें कुछ लिखना नहीं है, तुम बताओ खुद ध्यान से, बस समझो और इसको याद रखना। समांगी माने समान नेचर का, और विषमांगी माने, अब बताओ ध्यान समझना, अगर गैस गैस से टक्कर करे और गैस सॉलिड से टक्कर करे तो बताओ कौन सी टक्कर जल्दी जल्दी होनी चाहिए? गैस की, गैस। क्योंकि एक अणु भी एकदम स्वतंत्र हूँ, अगर हर जाते तो यो का नाम यहाँ टकरा जाता है। और जब तक दो लोगों में टक्कर नहीं होती है, जब तक दो लोगों में टक्कर नहीं, दो अभिकारकों में जब तक टक्कर नहीं होगी तब तक उत्पाद पैदा नहीं। यहाँ बताओ, अगर गैस के एक अणु है, जैसे मैंने कहा इस तरह समझो, इस तरह सिलेक्शन ए का बी से रिएक्शन करके सी और डी बनत है, या मान लो डायरेक्ट केवल सी बन रहा है। ए से बी ने रिएक्शन किया, क्या बन गया? सी। ए की फेज ये लिखा जाता है गैसीय अवस्था में, बी की फेज भी गैसीय अवस्था। यहीं पर एक मैं दूसरी विषमांगी रिएक्शन लिखवा दे रहा हूँ कि ए अगर सॉलिड रहा होगा तो इसके ऊपर बी नाम की एक गैस प्रवाहित की जा रही है, तब बन रहा है सी। अब तुम खुद बताओ, ये भी गैस, ये भी गैस, ये भी गैस और ये भी गैस, तो दोनों के काना में जो अणु रहेंगे वो जल्दी से, उनकी प्रायिकता, उनकी संभावना ज्यादा है कि वे एक दूसरे से जल्दी जल्दी टक्कर करेंगे, क्योंकि यो गैस और यो गैस। लेकिन एक इसमें तो घुमक्कड़ ये है, लेकिन क्या इसके अणु भी घुमक्कड़ है? तो एक मतलब एकरे टक्कर की संभावना तनकी कम है। तो हेकर स्पीड जो रिएक्शन कर रही तेज रही, और इसकी स्पीड ऑफ रिएक्शन क्या रहेगी, यानी इसकी रेट ऑफ रिएक्शन, ध्यान समझना बच्चों, इसकी रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा रहेगी और इसकी रेट ऑफ रिएक्शन थोड़ी कम रहेगी। इसकी पॉज करके लोग देख लेंगे ना, वही लोग। हाँ तो है, इससे मतलब इतना कुछ देर के लिए रहे, पॉज करके देख लेंगे। पढ़ रहे हैं, फिर ध्यान सुनना, ऐसा भी हो सकता है अगर, सुनो ध्यान से, अगर किसी ने कह दिया कि A प्लस बी सी प्लस डी यह एक आयनिक अभिक्रिया है, ध्यान से समझिए, ये सब बता चुके हैं। किसी ने बता दिया कि यह रिएक्शन कैसी है, आयनिक। लेकिन वहीं पर यह भी मेंशन है तुम लोगों को देख करके, एक रिएक्शन और भी चल रही है, P प्लस Q से बन रहा R प्लस डी, R प्लस S, लेकिन यह किसी ने कह दिया कि यह सहसंयोजी अभिक्रिया है, यानी इसमें जो यौगिक हैं वो आयनिक यौगिक नहीं है, सहसंयोजी यौगिक है। तो हमें आप ध्यान से देख के बताइए, इतना आप लोग जानकारी रख चुके हैं कि आयनिक अभिक्रियाओं की दर तेज होती है कि कोवलेंट अभिक्रियाओं की दर? आयनिक। तो बताओ, एक मिनट ध्यान समझिए, हम क्या पढ़ रहे हैं? हम स्वभाव पढ़ रहे हैं अभिकारकों का। क्या पढ़ रहे हैं? सिर्फ स्वभाव देख के बता देते हैं कौन रिएक्शन तेज हुई, कौन रिएक्शन स्लो। अगर किसी ने रिएक्शन इस तरह देखा, फॉर एग्जाम्पल, ध्यान से समझना, इस रिएक्शन का मैंने एग्जाम्पल दे दिया, जैसे दिए थे कि नमक है, सिल्वर नाइट्रेट के प्रेसिपिटेट, सिल्वर नाइट्रेट से रिएक्शन करा दिया जाए तो AgCl सिल्वर का क्लोराइड का एक अवक्षेप बनता है PPT, और साथ में बनता है Na। यह रिएक्शन बहुत फास्ट थी, इतनी फास्ट थी कि 10⁻⁶ सेकंड में खत्म हो गई थी। इसको नहीं याद करना है, मिटा देते, लेकिन रिएक्शन फास्ट थी। कारण क्या था?
क्योंकि इनके अंदर जो आयन है इनके बीच में कूलाम्बिक आकर्षण बल है। कौन सा आकर्षण बल? कूलाम्बिक आकर्षण बल बहुत तेज होता है। और वहीं पर अगर मैं P प्लस क्यू R प्लस S का एग्जाम्पल दूं, मैं बहुत एग्जाम्पल हो सकते हैं। मैं कह सकता हूँ एक सबसे सरल एग्जाम्पल जिसको हम लोग बार बार पढ़ते हैं, विधि का नाम क्या नाम है? हैबर विधि। किसकी बनाने की विधि है? अमोनिया बनाने की। किस जगह यूज किया जाता है? यूरिया प्लांट में, जहाँ यूरिया तैयार किया जाता है वहाँ हैबर विधि बनाई जाती है। पहले चलिए बताओ, यह रिएक्शन फास्ट थी और यह रिएक्शन स्लो। ऐसा इसलिए है क्योंकि इनके अंदर आयन बन रहे हैं और इनके अंदर आयन नहीं है। यन ट्रिपल बॉन्ड यन है, रिएक्शन कैले हो एक सिंगल बॉन्ड H से, तो अमोनिया के एक अणु बनल हो, तीनों सिंगल बॉन्ड से हाइड्रोजन जुड़ल होंगे। कुछ पाई बॉन्ड टूटा होगा, कुछ पाई बॉन्ड टूटा होगा, तब इससे मिला होगा, तब ये किया होगा। ये तो बहुत स्लो रिएक्शन इसकी तुलना में। तो ये लिखो, फिर लास्ट में एक नोट लिख लीजिए। आप इसी तरह लिखिए, ऐसे लिख देना। माना एक रिएक्शन आयनिक है, एक रिएक्शन कैसी है? सहसंयोजी है। तो ऐसे ऐसे लिख दो, फिर नोट बना के मैं लिखवा देता हूँ कि लास्ट में क्या लिखेंगे। बार बार परिचय रिएक्शन से हो रहा है। बस एकदम क्लियर आना चाहिए और ज्यादा नहीं। कोई एक ऐसा पल है जिसपे वो स्क्रीन शॉट ले करके ओके क्यों लिख आ चुके हैं कि आयनिक रिएक्शन पे रासायनिक बलगत की सामान्यता लागू होती ही नहीं, क्योंकि बहुत फास्ट होती है। बात कितनी भी कही गई, बात एक है कि ऐसे लिखोगे, ध्यान समझना। आर आयनिक अभिक्रिया का, ध्यान समझो बच्चों, सारी बातों का केवल एक समरी। आर आयनिक अभिक्रिया के ज्यादा ना, बहुत बहुत ज्यादा हो सकता है आर सहसंयोजी यौगिकों की अभिक्रिया से। समझ में आया कुछ बात? क्या समझ में आया? बस यही सी पोस्टर बॉक्स में बंद कर लीजिए। सारी बात हमने मिला के यही कहा कि नेचर ने डिसाइड कर दिया कौन ज्यादा है कौन कम है। आयनिक यौगिक बन रहे, तो हम समझ गए कि इनकी अभिक्रियाओं की आर माने अभिक्रिया रेट ऑफ रिएक्शन, आयनिक अभिक्रियाओं की रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा ना, बहुत ज्यादा हो जाले। कैसे कैसे? सहसंयोजी यौगिकों की अभिक्रियाओं से। हो गया इसको जी। चलो मिटाओ इसको, भाव देख के बताते जा रहे हैं। अच्छा एक और चीज देखो, एक तीसरी बात भी इसी स्वभाव में लिखा देता हूँ इसको, बल्कि आप इस तरह से लिखा करिए, क्योंकि एक पहली हेडिंग के अंदर ही फर्स्ट बात, सेकंड बात, थर्ड बात आ गई। हेडिंग हमारी क्या है? पहली हेडिंग तो नेचर है, नेचर ऑफ रिएक्टेंट। उसके अंदर पहली बात बोले, फिर दूसरी बात होमोजेनस हेटेरोजेनस वाला बोले, फिर गैस वाला बोले। तीसरी बात मैं ये कह रहा हूं कि अभिक्रिया जो दर होती है, यानी रेट ऑफ रिएक्शन, वह उसका एक संबंध होता है अभिकारक, ध्यान समझना, अणुओं के अस्थायित्व से। इसमें दिख रहा है आगे सुनो ध्यान से, एकदम बात समझिएगा, इधर समझो। ए से बी बन रहा है, सिर्फ समझना मात्र है, क्योंकि नेचर देख के पहचाना जाता है, ठीक है ना। और एक बार पी से क्यू बन रहा है, ध्यान समझो, दोनों बन रहा है। हाई क्यों कह दल कि हाई तो बहुत अस्थाई है ये वाला, और हाई क्यों कह दल कि जो पी अभिकारक पे क्यों ध्यान दो, उत्पाद तो बनाना है हमें। किसी ने कहा हाई जो पी वाला अभिकारक है ये तो अस्थाई है। अरे ये बताओ थोड़ा तुम, जो अस्थाई है पहले में से अस्थाई का वो जल्दी अस्थाई हो चाहिए या ऐसा कोई बात नहीं, ये तो अस्थाई है ना, लेकिन इसको अभी बनना है, थोड़ा जरा देर लगेगी। अरे उपाय ऑलरेडी स्टेबल है।
हाई कहाँ हूँ मैं? अस्थाई अस्थाई तो हमेशा कोशिशें करा कि जल्दी से कहाँ बन जाए। अस्थाई तो वही तो मैं लिखा हूँ कि अभिकारक अणु, ध्यान समझ इधर, अभिकारक अणु अगर अस्थाई हुए तो अभिक्रिया का दर का हो जाए? कम। उल्टा संबंध है भाई, यहाँ कौन संबंध लौकाते हैं? उल्टा व्युत्क्रम। अगर क्या अस्थाई है तो का ओके तोड़ा आसान है का? उसको तोड़ना आसान है? कोई अस्थाई व्यक्ति है तो टाइम लगेगा। अब कोई पहले से अस्थाई अगर घर में खाए पिए कोनो व्यवस्था होकर तोड़ने में बहुत आसानी है। वही मैं बोल रहा हूँ कि अभिकारक अणु अस्थाई है तो अभिक्रिया दर कम, और अभिकारक अणु अस्थाई है तो अभिक्रिया दर। R2 गणित के छात्र हैं सब, बायो वाले भी छात्र हैं। R1 की दर ज्यादा होगी किससे? वैज्ञानिक तरीके से लिखना सीखें। अब सही, अब सही भाई, ये बात समझ में आ रहा है? जे अस्थाई तो जल्दी से रिएक्शन बना दी प्रोडक्ट। एक कारक खाली खत्म है, वह कारक का नाम क्या है? स्वभाव। किसका स्वभाव? अभिकारक का। अभिकारकों का स्वभाव देख करके हम यह बता दिए, अभिकारकों का स्वभाव देख करके हम यह बता दिए कि रेट ऑफ रिएक्शन कैसा होगा। सुनिए, दूसरा एक कारक है, बहुत बार पढ़ चुके हो, अब फिर से आ गया है, नाम है इनका उत्प्रेरक, कैटलिस्ट। इनको कहते हैं कैटलिस्ट। डिफिनीशन होती है अभिक्रिया दर को परिवर्तित, which alters the rate of reaction। आ गया, जो अभिक्रिया की दर को क्या कर दे? परिवर्तित कर दे। which अल्टर माने परिवर्तन करना, अल्टर माने क्या होता है? परिवर्तन। जो परिवर्तन कर दे, किसका परिवर्तन कर दे? यह तुम लोगों की समय हेडिंग चल रही है। कैटलिस्ट तो पढ़ चुके हैं, कैटलिस्ट तो सभी लोग पढ़ चुके हैं, लेकिन अब रेट ऑफ रिएक्शन जब तुम पढ़ रहे हो तो बताओ कैटलिस्ट की डेफिनेशन कितनी सरल होगी। कैटलिस्ट क्या होला? कैटलिस्ट वो होला जो रेट ऑफ रिएक्शन के क्या कह देला? बदल देला। बदलने का मतलब क्या है? बढ़ा भी सकता है, घटा भी सकता है, घटा भी सकता है, क्योंकि बदल रहा है वो, बढ़ाना ही नहीं। अगर वो बढ़ा रहा है तो धनात्मक उत्प्रेरक, घटा रहा है ऋणात्मक। सुनो कैसे उत्प्रेरक रेट ऑफ रिएक्शन को बदलता है, तो मैं ऐसे कुछ कहूँगा। एक एग्जाम्पल ध्यान समझिएगा, A प्लस B से C बन रहा है और एक उत्प्रेरक इसमें आ गया X। ध्यान से समझो, चूंकि पढ़ा चुके हैं इसलिए कुछ अच्छे बच्चे हैं जो हमारी उन पुरानी बातों को समझेंगे। सुन ध्यान से, जब तक यह X नहीं था कि क्या ये रिएक्शन चल रही थी कि नहीं चल रही थी? यक्स ने आया और केवल एक काम किया, चाहे रिएक्शन की स्पीड बढ़ा दिया होगा चाहे घटा दिया। तो उत्प्रेरक एक बाह्य पदार्थ है जो सिर्फ रेट ऑफ रिएक्शन को परिवर्तित करता है। और मैंने उत्प्रेरक में ये भी बताया था आप लोगों को कि उत्प्रेरक का फिजिकल स्टेट ना परिवर्तित होले जब रिएक्शन खत्म हो जाए। रिएक्शन खत्म हो जाती है, 10 ग्राम डाला था 10 ग्राम ओके का नाम चतुर्भुज आकार में करता था तो फिर चतुर्भुज आकार के रही। नौकर शेप चेंज हुई, नौकर स्टेट चेंज हुई, नौकर कुछ परिवर्तन नहीं होता है। ऐसा इसलिए होता है, देखो रेट ऑफ रिएक्शन क्यों बढ़ता है। एक बार बताए थे, और चूंकि वह टॉपिक अगले समय का है कि ये जो रहता है उत्प्रेरक, पहले ए से अभिक्रिया करता है। ऊर्जा अवरोध को ध्यान समझना बच्चों, लिख दे रहा हूं आप लोग इसलिए। उत्प्रेरक जो यहाँ पे मैंने X डाला है, यह ऊर्जा अवरोध, इंग्लिश में कहते हैं एनर्जी बैरियर, एनर्जी बैरियर, और एक एक कहा जाला एक्टिवेशन एनर्जी, सक्रियण ऊर्जा। तुमको चूंकि ये सब लिखना है, इंग्लिश में भी लिख दोगे एक्टिवेशन एनर्जी। सुनो को, सुन लो ध्यान से बच्चों, को क्या कर देता है? इसीलिए कठोर निशान है, इसीलिए रेट ऑफ रिएक्शन सबके याद है, इसीलिए आर बढ़ जाता है। आर क्या हो जाता है? कैसे अब ये होता है, ध्यान समझिए कैसे ये होता है। ये तो सिर्फ लिखा दिया, बताए भी थे उस समय। कैसे बताए थे? ऐसे बताए थे। हमने कहा था, सुनो ध्यान से,
हमने कहा था कि गणित में पास हो खातिर बोर्ड परीक्षा में चाहला 33 नंबर, ठीक है ना। 100 नंबर में 33 नंबर पाओगे तो तुम पास हो जाओगे। तुम्हारी मार्कशीट पे क्या लिखेगा? पी लिखा जाएगा। इधर देखो तो बताओ, ध्यान समझो। अगर सरकार एक ऐसी पॉलिसी लाए, एक नीति ऐसी है, मैं बताया कि सरकार ऐसा नीति लावे का भैया ऐसा है कि आज से 33 नंबर पासिंग मार्क ना मानल जाए, आज से 13 नंबर पासिंग मार्क है। आज से पासिंग मार्क कितना हो गया? यानी 100 नंबर के पेपर होई। पहले के समय, आज के समय में 33 नंबर पे पासिंग होती है, लेकिन सरकार नीति ला रही है भाई बच्चों को नहीं फेल करना है हमें, तो ऐसा करो पासिंग मार्क कितना रखो? केवल 13। तो बताओ नंबर ऑफ अभिकारक अणु तुम लोग बढ़ जाओगे पास होने में ज्यादा कि नहीं? बढ़ जाएंगे। बढ़ जाएंगे ना, सीधे बढ़ जाएंगे। क्योंकि हाई एक ऊर्जा अवरोध घटा देना। क्या घटा देना? हाई ऊर्जा का अवरोध रख 33 नंबर ऊर्जा रहे कि 33 पैसा तब पास होगा, वो अवरोध घटा देना। क्या कर रही? घटा दे। 33 नहीं, 32 नहीं, 30 नहीं, 28 नहीं, 26 नहीं, 25 नहीं, कुल तुम केवल क्या नंबर पाओ? 13 नंबर पाओ। तो बताओ पहले जहाँ का नाम है ज्यादा लड़के कम लड़के पास हो रहे हैं, वहां पे लड़कों की संख्या। अब सुनो, जब ज्यादा लोग पास होंगे, ज्यादा अभिकारक अणु निकल जाएंगे, तो उनमें टक्कर ज्यादा होगी कि नहीं? यानी ये बीएम ज्यादा लड़के हो जाएंगे। बात समझ में आ रहा है? तो बस इतना ही समझो। इसका एक ग्राफ छोटा स्क्रीन दे रहा हूँ, है तेरे ग्राफ का, ध्यान समझे। ये देखो ऊर्जा, ये ऊर्जा, और यहाँ से रिएक्टेंट है, यहाँ प्रोडक्ट। सुनो ध्यान से, हमने कहा था हम ये बताए थे कि माध्यमिक उत्प्रेरण के सिद्धांत याद है? उत्प्रेरण के सिद्धांत में एक माध्यमिक यौगिक सिद्धांत कि उत्प्रेरक डायरेक्ट उत्पाद नहीं बना देता है, पहले अभिकारक से बीज की अवस्था में जाता है। पहले वह किस अवस्था में जाता है? बीज की अवस्था में जाता है। और बीज की अवस्था में फिर उसके बाद वह बीज की अवस्था जो अस्थायी रहती है, संक्रमण अवस्था, उसके बाद वह टूट जाता है। तो सुनो ध्यान, और इसको कह देते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। बैरियर कहते हैं इसको। बाद में अभी बड़ा डिटेल में तुम लोग कहोगे, एक्टिवेशन एनर्जी पढ़ोगे। सुनो ध्यान से, ये पास हो वाली लाइन है, सुना ध्यान से लोगों। थोड़ा सा समझा रहे हैं क्योंकि हमें ये नहीं पढ़ाना है। हम ये बता रहे हैं कि हाई कुल अभिकारक अणु मतलब ऊर्जा बतावे पे लिख लें तो हाई ऐसे 0 जूल होई, 5 जूल, 10 जूल लड़के समझते जाए, 20 जूल ऊर्जा लगातार क्या होती है? बढ़ रही है। हाई जो है अभिकारक अणु लिखा, आर माने रिएक्टेंट, आर माने रिएक्टेंट, और पी माने प्रोडक्ट। हाई अभिकारक का एनर्जी है क्या? उत्पाद की एनर्जी। ध्यान समझो बच्चों, अभिकारक उत्पाद तब बनाई जब ऊर्जा अवरोध के पार करी। कितना पार करी? ऊर्जा अवरोध। हाँ, मतलब तुम इंटर के बच्चे, तुम्हारा उत्पाद बीए तब बनेगा जब तुम इंटर को पास करोगे। ऐसे बीए थोड़ा चले जाओगे। अभी तुम्हारा अभिकारक पक्ष क्या है? तुम इंटरमीडिएट के छात्र हो। तुम्हारा उत्पाद पक्ष क्या होने वाला है? तुम ग्रेजुएशन के छात्र बनोगे। तो बताओ कैसे बनोगे? ऐसे बिना अपने मन से। परीक्षा हो बोर्ड के, वह अवरोध को तुम क्या करोगे? पार करोगे। जब पार करोगे तभी जाके एडमिशन ले पाओगे। तो सुनो ध्यान से बच्चों, हाई जो अभिकारक अणु रहे ना, ये टक्कर करके उत्प्रेरक डाल के एनी हाउ ये सब यहाँ तक जाते हैं। कहाँ तक जाते हैं? कहाँ तक जाते हैं? यहाँ तक। और इसके बाद यहाँ से संक्रमण अवस्था प्राप्त करते हैं जो अस्थायी होती है, उसके बाद आ जाते हैं ये उत्पाद, यहाँ उत्पाद बना देते हैं। यानी पहले अभिकारक अणु टच करेला कौने अवरोध के? ऊर्जा। जब वहां से वह उतनी एनर्जी पा जाता जितना चाहिए उत्पाद बने खातिर। नहीं समझा? ऊर्जा अवरोध वह मिनिमम ऊर्जा है जो चाहिए। ऊर्जा अवरोध वह मिनिमम ऊर्जा है जो अभिकारक अणु के चाहिए ताकि वो क्या बन सके? भाई बताओ कम रहे कि नहीं? और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए, यहाँ तक चाहिए। और ये कैसे मिली? दो मिला टक्कर करें। तो तुम किसी चीज गरमा दिए, तुम उसको प्रेस कर दिए, तुम उसको हिला दिए, तो अणु बताओ थोड़ा थोड़ा हिलने लगेंगे कि नहीं? तो हिलेंगे तो हो सकता है जो नहीं तनकी तनकी टक्कर के कुछ मिला यहाँ पहुंचे हो।
तो 100 ठेड़ रही का 100 मिला उत्पाद बना दिए का नहीं। जय मिला पास हुई है ऊर्जा अवरोध में, तही मिला का बना बने तो बतावा। जय मिला पास होना तो वही स्पीड से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़त रहेगा। कम जने कहीं ना तो रेट ऑफ रिएक्शन कम है, ज्यादा जने जाए लगना तो रेट ऑफ रिएक्शन का हो गया। अब सुनो ध्यान से, हाई ऊर्जा अवरोध हम घटा देना। सुनो बच्चा, हाई ऊर्जा अवरोध के का कहनी कि भैया ये रिएक्शन के एक्टिवेशन एनर्जी हाई रही। अब कहानी कि हाई जो एक्टिवेशन एनर्जी रहे ओकर ग्राफ में गिरा देनी तो बताओ अभिकारक अणुओं को अब कितनी ऊर्जा चाहिए, कितनी ऊर्जा चाहिए, कितनी ऊर्जा चाहिए। नहीं समझ में आया। पहले हाई वाली लाइन टच करे रहे तो उत्प्रेरक डालने पर ऊर्जा अवरोध क्या हो जाता है, डाउन हो जाता है। जैसे उत्प्रेरक गया है ऊर्जा अवरोध 40 जूल का है, इघट के 20 जूल हो गया। तो बताओ जो अभिकारक अणुओं की 40 जूल चाहते हैं उत्पाद बनने खातिर, अब अभिकारक अणुओं कितना चाहिए केवल। तो बताओ ध्यान से समझो, पहले ज्यादा ऊर्जा चाहती रहे अब कम ऊर्जा चाहिए। तो कम ऊर्जा चाहेगी इसका मतलब ज्यादा अणु जाएंगे, ज्यादा अणु पास कर लेंगे उसको। तो बताओ रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगी घटेगी। हमारे अणु ना जल्दी लिटक करो रिएक्शन जल्दी बनने लगा, फिर यहाँ उत्पाद बन जाएगा। अल्टरनेट पाथ कुछ बनाना थोड़ा, हाई ऊर्जा लिख दो, हाई ऊर्जा अवरोध है, हाई ऊर्जा अवरोध ये पता नहीं किसके बना दिए थे। हाई अभिकारक की ऊर्जा थी, हाई प्रोडक्ट की ऊर्जा थी। हाई ऊर्जा अवरोध था, अभिकारक अणु ऊर्जा अवरोध को टच करता था तब वो प्रोडक्ट बनाता था। जैसे ही का नाम है इसमें उत्प्रेरक डाला गया उसने सक्रिय ऊर्जा घटा दिया, सक्रिय ऊर्जा इस पॉइंट पे आ गई जहां ये 40 जूल पे टच करके बनता था वहां 20 जूल पे। तो बताओ ज्यादा अभिकारक जाने लगे, तो जब ज्यादा अभिकारक दूसरे से टक्कर लगेंगे तो उत्पाद जल्दी जल्दी बनेगा, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो गई, बढ़ गई। बात समझ गया है कि नहीं। एक बात और बता दे, अगर उत्प्रेरक ऋणात्मक रहत क्या रहता तो ऊर्जा अवरोध के घटावत ना बढ़ा दे, यानी 40 के बजाय 80 जूल जब तू पैबा तब बनबा। तो बताओ रेट ऑफ वहां तक जब पहले यहाँ 20 मिनट होगा वहां 5 मिनट पहुंचूंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन का घट गया। और लास्ट मेन पॉइंट ये है, तो से पूछी भैया काहे ऊर्जा बढ़ जाए, तू कह रहे बा उत्प्रेरक ऊर्जा अवरोध सक्रियण ऊर्जा को क्या कर देता है, घटा देता है, इसीलिए यार बढ़ जाता है। ये हमको समझा दिए, किसी को समझाना रहेगा तो 12 नंबर 13 नंबर वाला एग्जाम्पल दे देना, ज्यादा बच्चे पास होने लगेंगे। चौथा कारक लिखा है, तीसरा ना लिखना अभिकारक का पृष्ठीय क्षेत्रफल। हिंदी में लिखो फिर फॉर द इंग्लिश में लिख लिया करो। कुछ अंतर नहीं हिंदी इंग्लिश में, बस चिल्ड्रन कॉलेज और दुनिया भर कर जीडी ग्लोबल एसटी ग्लोबल सब दुनिया भर के खुले हैं जाएगा केतुआ में हिंदी में नहीं बोला समझा जाएगा तो लोग समझ ही नहीं पाओगे। अंग्रेजी हम भी बोल के समझा सकते हैं, लेकिन ये मैटर क्या है कि जब बात किसी को समझ में ना आए। पृष्ठीय क्षेत्रफल कितनी बार बताया हूँ आप, किसकी अभी हम लोग रिएक्टेंट वाले पढ़े हैं, सरफेस एरिया रिएक्टेंट। बहुत छोटी सी बात है, सिर्फ समझने की बात है, बस मैं एक पॉइंट लिखाऊंगा और बाकी सब बात आप समझ जाएंगे। आर आर माने हमें लिखने के नहीं पड़े, आर माने क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन क्रिया दर, सीधा संबंध है पृष्ठीय क्षेत्रफल से, सीधा संबंध है पृष्ठीय क्षेत्रफल से। यानी जिन अभिकारकों का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्यादा होता है उनकी अभिक्रिया दर तेज हो जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल ध्यान समझा लोग, देख ध्यान से, नमक चाहिए, नमक पानी मिला के बनाना है, तुम्हें पीना है, चक्कर अवत है, तो जब चक्कर अवत क्या कहे जाला, चीनी पानी नमक, चक्कर आ रहा आता है क्या पता, चीनी पानी नमक क्या है, तुरंत सोल्यूशन ग्लूकोज हो गया एक प्रकार से यारो। वो क्या करेगा, इंस्टेंट ऊर्जा भी दे देगा, तुम्हारा ब्लड प्रेशर तुरंत बदल देगा। जो लोग लो ब्लड प्रेशर के मरीज होते हैं, अगर ये जानकारी है कि हमें लो ब्लड प्रेशर हो जाला कोनो बात खाते हैं तो उन्हें चीनी नमक पानी। चलो हम नमक और पानी का विलयन बना रहे हैं। एक बार देख भाई, आई पानी है, एक गिलास पानी ले लिए हैं, हमें नमक डालत है घुर्रवा वाला,
हरी वाला टाटा साल्ट, महीनका एकदम पाउडर वाला, और ये हमें डाला थी रोरवा वाला नमक। रोड़ा नमक जाना था ना लोग, बताओ कहाँ जल्दी से रिएक्शन हुई? रोड़ा वाले नमक में। रोड़ा वाला नमक तो कुर्सी लगा के बैठल लबा कुछ देर ले, गोली का नाम आधा 1 घंटा में धीरे धीरे अब। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल जब हम किसी चीज को पीस देते हैं तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ जाता है। कोई चीज जितना, इसको कई एग्जाम्पल में बताए हैं, कैसे कैसे बताए थे। हमने कहा था कि बताओ चूल्हे में लकड़ी लगाना हो तो इतनी मोट लकड़ी लगाने से बेहतर है उसको क्या नाम फल्टा फल्टा बना क्या कर दिया जाए, फाड़ दिया जाए। हमने ये बताया था कि ठेला पे बोझा लादे के हो तो बड़का बड़का बोझा से बेहतर है कि छोटा छोटा बोझा बनाओ, क्योंकि बड़का बड़का बोझा बनाओगे तो क्या हो जाएगा, एक बड़का बोझा से दूसरे बड़का बोझा के बीच में जवन गैप आई में कुछ ना कर पा, और छोटका छोटका बोझा रहेंगे तो उनके बीच में इंटरस्टिशियल जो गैप रहेगा वो कम रहता है। इसीलिए तुम लोग देखते हो बोझा लोग लाते हैं तो बोझा जो बनाते हो छोटा छोटा तब वो ज्यादा मात्रा में आएगा। पृष्ठीय क्षेत्रफल घटता है तो अपक्रिया दर भुर्रा नमक डाले सन देखो लिखे समझ में आ रहा होगा। हमें तो बस ऐसे नमक चम्मच बस ऐसे फेर दिए उसको गट्टे पी लिए, और हमें अगर का नमक चम्मच डरबो कर बाद का तुरंत हो जाएगा, उसको फिर खड़बड़ाते रहिए 2-4 मिनट तक, तो बात समझ में आ गया होगा। लिख लिए भुर्रा नमक, यहाँ लिख दिए खड़का नमक। दिमाग किसी चीज का कन्वेंशन अपनी भाषा में करता है। आपका क्या कब तो एक्सीडेंट हो जाए हम लोग पढ़ेंगे। अभी तो केवल 2 लाइन में लिखा दे रहे हैं क्या भैया, टेम्परेचर। टेम्परेचर कैसे प्रभावित करता है अभिक्रिया की दर को। हेडिंग बना लो चौथी वाली, टेम्परेचर तापमान। इसमें एक पॉइंट लिख लीजिए बस, फर्स्ट पॉइंट। सामान्यतः जनरली सामान्यतः तापमान बढ़ने पर अभिक्रिया दर बढ़ती है। जनरली सामान्यतः, बस तुम्हें इतना ही लिखना है। आर तो हमेशा समझ जाना भाई, आर को लेकर कंफ्यूजन। आर माने क्या, अभिक्रिया दर। कौन संबंध है? अरे समानुपाती, अनुक्रमापाती और व्युत्क्रमानुपाती। व्युत्क्रमानुपाती तो संबंध 1 वाले में रहा। यहाँ सीधा समझ नहीं, तापमान बढ़ी तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ी। क्यों? सुनो इधर ध्यान से देखो। तुम लोग ऐसे ही साफ साफ लिखोगे बिकॉज, क्योंकि हम जानते हैं। अगर नहीं जानते हो तो इतना जान लो, गतिज ऊर्जा अणुओं की ऐसे संबंध होता है टेम्परेचर से, जैसे 1/2 हाफ mv स्क्वायर होता है। तो वहाँ कोई स्थूल द्रव्य होता है, वह v वेग पकड़ता है, तो कहते हैं गतिज ऊर्जा में निकाल दूंगा, द्रव्यमान बता दीजिए, वेग बता दीजिए। अरे 1/2 mv स्क्वायर कर लोगे ना। लेकिन जब कोनो गैस का अणु है तो ओकर गैस नियतांक और कोने टेम्परेचर पे है, तो गतिज ऊर्जा अणुओं की निर्भर करे टी स्क्वायर से संबंधित। यहाँ देख ले भाई, देखो नियतांक है 1/2 क्या है, ये क्या है, यह भी के तो नियतांक है ना। तो बताओ काइनेटिक एनर्जी का डायरेक्ट संबंध मैं तो देख रहा हूँ तापमान से टी स्क्वायर से, यानी तापमान बढ़त ना है, तापमान तनकी बढ़ी होकर स्क्वायर से का नाम का बढ़ जाएगी गतिज ऊर्जा। आप बात समझो ध्यान से, आप तुम ध्यान से समझो। यहाँ इधर देखिए, अगर इसके अंदर अणु है, यह एक बंद बर्तन ले लिया हूँ। बंद बर्तन इसलिए ले लिया हूँ क्योंकि इसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं वो गैस के हैं। कैसे हैं भाई? गैस के अणु लिए हैं। तो बताओ, इसको एक बंसन बर्नर, मतलब एक बर्नर लिए, लैंप दिखा दिए, टेम्परेचर मिल गया। तो बताओ भाई, जब गैस का अणु हो तो अस्थायी तो रहे नहीं होंगे, ये पहले से ही हिल डुल रहे होंगे। लेकिन जब गरमा गया नीचे से बर्तन के, तो बताओ ये अणु ऊर्जा पा गए। क्या पा गए? यानी जवन धीरे धीरे टक्कर मार रहे थे, जल्दी ब्राउनी गति। कैसे गति कैसी होती है? ब्राउनी गति, फटाफट टक्कर मारेंगे, और जब टक्कर ज्यादा होगी तो अभिक्रिया दर क्या हो जाएगी? अरे भाई, टक्कर ज्यादा होगी तो रिएक्शन। बात समझ में आया? मैं दिखा रहा हूँ कि सामान्य बात सुन लो सभी लोग। सामान्य बात यह है कि रेट ऑफ रिएक्शन के तापमान से क्या संबंध है? सीधा संबंध है। बस एक बात याद रखो, क्या संबंध है? सीधा संबंध है। तापमान बढ़ी
तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा। काहे बढ़ी? क्योंकि गतिज ऊर्जा का संबंध का नाम टेम्परेचर से इस तरह से होता है। इतनी बात तो आप फिलहाल नोट कर लीजिए। थोड़े से समझने की वाली बात है, किसी चीज को गरमाया जाएगा तो उसके अणु ज्यादा एनर्जी पाएंगे, ज्यादा टक्कर करेंगे, तो ज्यादा उत्पादन जल्दी करेंगे। मिटाएं इसको, आगे बढ़ेंगे तो उसमें पढ़ेंगे। एक बात बता देते हैं भाई, यदि आई देखो उसका टेम्परेचर को थीटा लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? थीटा। आगे पढ़ाएंगे भाई। अभी तो तुम इतना ही लिख लो कि थीटा तापमान है, लेकिन तापमान के बजाय इसको कहा जाता है टेम्परेचर कॉफिशिएंट। जब गुणांक लिख रहे नहीं, अरे भैया इसको क्या इंग्लिश में बोलोगे? टेम्परेचर का क्या है? कॉफिशिएंट। सुनो, अगर है एक टेम्परेचर समझा, अगर ऐसा कहा गया है, अगर टेम्परेचर लमसम 10 डिग्री बढ़त है, 10 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़त है, सुनिए ध्यान से, अगर किसी रिएक्शन, कोई रिएक्शन मान लो 20 डिग्री पे हो रही थी, ठीक है ना, और वही रिएक्शन के कई डिग्री और दे दो टेम्परेचर 10 डिग्री, यानी डिग्री टेम्परेचर कितना बढ़ा दे? यदि किसी रिएक्शन को टेम्परेचर केवल कितना बढ़ा देवल जाए, तो यह पाया गया है, इट इज फाउंड एक्सपेरिमेंटली। सब बात बताएंगे, एक्सपेरिमेंटली जानते हो, प्रयोगों में पाया गया कि लगभग मारे के रिएक्शन के साथ यह होला कि 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेट ऑफ रिएक्शन लगभग 2 से ऐसे लिखा जाता है, 2 से 3 गुना बढ़ जाता है। तो बस यही एक बात बच्चे याद करते हैं काइनेटिक्स में, और इसी सवाल मारे थे। हमने कहा कि अगर थीटा माने तापमान गुणांक, समझा लोगों है तो तापमान गुणांक, लेकिन हमें थीटा देखते ही एंगल में समझ लेना। यहाँ पे केमिस्ट्री में थीटा क्या हो गया? टेम्परेचर मान लिया गया। अगर थीटा कोनो रिएक्शन का 10 डिग्री बढ़ा देवल गया, यानी जौन रिएक्शन जौन टेम्परेचर पे चलत रहो में 10 डिग्री टेम्परेचर और दे दिया गया, तो वह रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन सामान्यतः 2 गुना से 3 गुना बढ़ जाए, 2 गुना, 2.5 गुना, 2.25 गुना, 3 गुना, लेकिन 2 से 3 गुना के बीच में। बस एक बात नहीं छोड़ो। और इसके बाद हेडिंग डाल लीजिए, एक लास्ट कारक है और सबसे बड़ा कारक है। यहीं से केमिस्ट्री कल चालू हो जाएगी फिर से। सांद्रता को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? कंसंट्रेशन। हाँ, याद रखो बच्चों, कंसंट्रेशन। इसको हम लोग कल पढ़ेंगे। ठीक है, आज की बात यहीं तक।